नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज देश में हर जगह ईद मनाई गई, लेकिन सावधानी के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने ईद की नमाज घरों पर रहकर अदा की। ये बहुत अच्छी बात है और इसकी बहुत सारी तस्वीरें मेरे पास में है, बहुत सारी डिटेल्स मेरे पास में है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज ईद की रौनक क्यों गायब थी? सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में। इसकी वजह भी कोई सीक्रेट नहीं है और इसकी वजह चिंता की बात है। हमारे देश में कोरोना के पेशेंट्स का नंबर लगातार बढ़ा है। कोरोना के मरीजों की संख्या अब 1,40,000 हो गई है। आज की फिगर्स ये है कि पूरी दुनिया में कोरोना के 55,25,000 मरीज हैं। दुनिया में मरने वालों की फिगर 3.5 लाख से ज्यादा है और हमारे यहां 4,000 से ज्यादा। अब दुनिया के हिसाब से देखें, कंपेयर करें तो भारत बेहतर पोजीशन में है, सेफ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मरीजों की संख्या के हिसाब से हम 10वें नंबर पर पहुंच गए। तो मुझे लगता है ये कंपैरिजन बेमानी है, क्योंकि हमारा मुल्क 135 करोड़ लोगों का मुल्क है। यूरोप के कई देशों की पॉपुलेशन को मिलाकर तो हमारे यहां एक राज्य बनता है। पूरे अमेरिका की जितनी आबादी है उसके आधे से ज्यादा लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहते हैं। एक और बात, हमारे यहां अब तक कुल मरीज कोरोना के इन्फेक्टेड पेशेंट 1,40,000 हैं। इनमें से 50,000 से ज्यादा केसेस अकेले महाराष्ट्र में हैं, यानी हर तीसरा मरीज महाराष्ट्र में है। अगर और स्पेसिफिक देखें तो महाराष्ट्र में भी मुंबई का हाल सबसे ज्यादा खराब है। मुंबई में मरीजों की संख्या आज 30,000 को पार कर गई, यानी देश का हर 5वां कोरोना पेशेंट मुंबई से है। देश भर में पिछले 24 घंटे में करीब 6,977 नए मरीज मिले हैं। इनमें से अकेले महाराष्ट्र में 3,041 केसेस हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर महाराष्ट्र में इतने केसेस ना हो तो देश में होने वाले केसेस की संख्या काफी कम दिखाई देगी। यानी देश के करीब 44% केसेस सिर्फ महाराष्ट्र में मिले हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण 154 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 58 मौतें अकेले महाराष्ट्र में हुई, यानी 1/3 से ज्यादा डेथ्स महाराष्ट्र में रिपोर्ट की गई। यहां एक बात साफ करना जरूरी है कि पूरे महाराष्ट्र का हाल खराब नहीं है। महाराष्ट्र में भी मुंबई एक तरह से कोरोना कैपिटल बन गई है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में जो 3,041 नए केसेस मिले हैं, उनमें से 1,725 केसेस अकेले मुंबई से हैं, यानी करीब 60% केसेस महाराष्ट्र के अकेले मुंबई से। इसी तरह महाराष्ट्र में जो 58 डेथ रिपोर्ट हुई है, उनमें से 58 में से 39 केसेस सिर्फ मुंबई के हैं। मुंबई की तरह दिल्ली का हाल भी थोड़ा खराब है। दिल्ली में मरीजों की संख्या 14,500 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में 625 नए केसेस आए हैं। तो मोटी सी बात है कि सिर्फ 2 शहरों मुंबई और दिल्ली में देश के 30% कोरोना पेशेंट्स हैं। लेकिन दुख की बात है कि दोनों शहर सियासत का शिकार हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि कोरोना के साथ साथ सियासत का वायरस भी दिल्ली और मुंबई में लौट आया है। और मुंबई और दिल्ली ये वो शहर हैं जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। सबसे ज्यादा गड़बड़ की खबरें यहीं से आ रही हैं। पिछले कई दिन से हमने देखा कि ट्रेन अनाउंस होती है, इन दोनों शहरों में लोग स्टेशन पहुंचते हैं और पता चलता है कि ट्रेन तो थी ही नहीं। कम्युनिकेशन गैप, यात्रियों की परेशानी। और आज यही हाल फ्लाइट्स के साथ हुआ। आज 62 दिन के बाद एयर ट्रैफिक शुरू हुआ, हवाई सेवा शुरू हुई और दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स पर हर जगह पैसेंजर बुरी तरह परेशान दिखाई दिए। मैं आपको उन लोगों की बात सुनाऊंगा जो घर से निकले थे फ्लाइट पकड़ने के लिए, फंस गए एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट तैयार थे, लाउंज से लेकर प्लेन तक सब कुछ सैनिटाइज किया गया था। वेब चेक इन हुआ, ऑटोमेटेड मशीन से बोर्डिंग पास मिला। फ्लाइट में क्रू मेंबर्स और पैसेंजर सबको फेस शील्ड लगाना जरूरी है। ये सारे नियम फॉलो करने थे। सब कुछ हुआ। 532 फ्लाइट उड़ी भी। इनमें 39,000 पैसेंजर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। लेकिन कड़वा सच है कि जितनी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया उससे ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। 532 फ्लाइट उड़ी और पूरे देश में 630 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। यह कोई अच्छी बात नहीं है। अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पर
80 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। महाराष्ट्र सरकार ने तय किया था कि मुंबई एयरपोर्ट पर सिर्फ 25 फ्लाइट्स को लैंडिंग और 25 को टेक ऑफ की इजाजत होगी। तमिलनाडु ने कह दिया कि चेन्नई एयरपोर्ट से 25 फ्लाइट्स का मूवमेंट होगा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने तो एक भी फ्लाइट की परमिशन नहीं दी। इन सब के चक्कर में आज सैकड़ों पैसेंजर्स को पूरा दिन एयरपोर्ट पर बिताना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको बात सुनवाता हूं दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ पैसेंजर्स की। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि हम लोग कल रात से यहाँ पर आके बैठे और हम लोग को इन्फॉर्म अभी जब हम लोग अंदर जाने वाले तब बोल दिया कि हम लोग का फ्लाइट कैंसिल है। और हम लोग हरियाणा से आई हूँ, मैं अकेली हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरा। सो अब हम लोग क्या करना है ये मुझे पता समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अब क्या कर रहे हैं सर? आपको कब पता लगा कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है? जैसे हम लोग अभी सडनली पता चला है कि अभी 1 बजे जब हम लोग को बोल रहा है एयर इंडिया का लोग अंदर अब चेकिंग के लिए बुला रहे, तब हम लोग जैसे गेट में पहुंचने वाला वैसे वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का फ्लाइट तुम लोग का बागडोगरा को उसका फ्लाइट कैंसिल है, ऐसे बोल रहे हैं। कहाँ पे जाना था आपने बंगाल में? बागडोगरा जाना था। कहाँ जाना है आपने? सिलीगुड़ी बागडोगरा। तो क्या आपको कब पता लगा कि आपकी फ्लाइट कुछ देर पहले, मतलब हम लोग को जब बुलाया था, गेट में पहुंचा तब बोल रहा था अच्छा कैंसिल हो गया फ्लाइट। पहले बोलना चाहिए था ना हम लोगों को, सडनली बोल दिया। आप क्या करेंगे हम लोग? कहाँ से आए आप? मैं तो यूपी गाजियाबाद से आए हैं। हाँ। आपको कहाँ जाना है? मेरे को डिब्रूगढ़ जाना है, कोलकाता। तो अभी अम्बाला से आया, 1 बजे फ्लाइट का मैसेज आया कि कैंसिल हो चुकी है आपकी फ्लाइट। तो ना रिफंड का कोई ऑप्शन है इनका फ्लाइट का, या तो रिफंड करे या तो उसमें क्रेडिट सेल में डाल रहा है। अभी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए क्या करें, कैसे जाएं? पश्चिम बंगाल में फ्लाइट का नहीं पता चले, कोई मैसेज नहीं दिया। फ्लाइट बुक हो रही है, वो अपने फ्लाइट वाले जो बुक करते हैं, लेकिन उनका तो कोई सोल्यूशन दे नहीं रहे। अभी क्रेडिट सेल में डाल दिया 1 साल के लिए, अभी क्या करें? जिसको नहीं जाना दोबारा वो क्या करेगा? आपका क्या नाम है, कहाँ जाना है आपको? मेरे को डिब्रूगढ़ जाना था वाया कोलकाता, तो हमारी भी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अभी रात को 1-1:30 बजे पता चला है कि फ्लाइट कैंसिल है, और दिन में बुक किया तो बुक हो रही है। जब ये पता था कि ऐसे नहीं होगी तो फिर फ्लाइट बुक नहीं होनी चाहिए थी ना। पता लगा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ही अभी मना कर दिया कि एयरपोर्ट पे फ्लाइट नहीं आ सकती? नहीं, इस बारे में हमारे किसी ने कुछ नहीं बताया। हमने अभी शाम के टाइम तो फ्लाइट बुक की है, उस टाइम तो हो रही थी। अभी रात को सडनली मैसेज आ गया, जो हम एयरपोर्ट पहुंच गए तो कि भाई कैंसिल होगी फ्लाइट। आपका क्या नाम है, कहाँ जाना है आपने? मेरा नाम कमल है, मुझे रांची जाना था। जैसे मैं एंटर करने लगा इन्होंने कहा कि फ्लाइट अभी कैंसिल है। तो मैं इनके हेल्प डेस्क पे गया एयर इंडिया के, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल कारणों के कारण हमारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तो मैंने इनसे पूछा कि नेक्स्ट फ्लाइट कब है, तो उन्होंने कहा भाई पूरे जून में कोई बुकिंग नहीं है अब, तो अब क्या करें अब यहाँ पे। और कुछ रांची के बारे में कुछ बताया भी नहीं थी कि क्यों कैंसिल है, क्यों कैंसिल नहीं, कुछ नहीं बता रही है। मैं हैरान हूं, तूफान तो कई दिन पहले आया था और तब से मालूम है कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट पर फ्लाइट नहीं जाएंगी, बागडोगरा पर फ्लाइट नहीं जाएंगी, तो भी बुकिंग क्यों की गई? पैसेंजर्स को परेशान क्यों किया गया? हरदीप पुरी कह रहे थे कि उनकी ममता बनर्जी से बात हुई है, फ्लाइट को सर्विस रिज्यूम करने के बारे में डिटेल में बात हुई है, और उन्होंने ये भी बताया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि कोलकाता और बागडोगरा एयरपोर्ट्स के लिए फ्लाइट्स 28 मई से चलेंगी। तो फिर टिकट क्यों बुक हुए? और अगर टिकट बुक हो भी गए थे तो पैसेंजर्स को क्यों नहीं बताया गया एडवांस में कि फ्लाइट कैंसिल हो जाएंगी? आज के वक्त में एयरपोर्ट पहुंचना कितना मुश्किल है, एयरपोर्ट से वापस घर लौटना और भी मुश्किल है। और यह कंफ्यूजन सिर्फ दिल्ली में नहीं था, मुंबई एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही कंफ्यूजन दिखाई दिया। यहाँ आने के बाद से कोई भी एयर इंडिया के एम्प्लॉय जो हैं सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। बस वेट कर रहे हैं कि आप लोग वेट कीजिए। 12 बज चुके थे, 12:10 में हमारी फ़्लाइट थी और 12:10 तक कोई नहीं आया एयर इंडिया का कोई भी जो स्टाफ है। हम स्टाफ से बात करना चाह रहे हैं तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं आप लोग वेट कीजिए। अभी जो है लास्ट में 2 बजे हमको बुलाया गया कि आप यहाँ आइए, और फिर वही बोले कि आपने जहाँ से टिकट किया है आप वहाँ से जाके रिफ़ंड ले सकते हैं। अगर आपके पास आपकी फ़्लाइट चालू नहीं होनी थी तो आपने क्यों बुकिंग ली? और अगर आपने कैंसिल कर दिया था तो आपने मैसेज क्यों नहीं किया? हमारे मेल से आपके पास है, नंबर आपके पास है, फिर भी आपने किसी तरह का कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। और अभी आने के बाद बोल रहे कि सॉरी। हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारी गलती है या आपकी गलती है? अंदर में कोई हेल्प नहीं है, ये बाहर में लाइन लगवा रहे हमसे। पहले 2 घंटे हम लाइन में लगे, फिर से अभी लाइन लगा रहे, अभी बोर्डिंग पास दे रहे बोलेंगे। अब रात को भी 10 बजे जाएगी नहीं जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। नो वन इज श्योर अबाउट इट। वेबसाइट तो कम से कम इनको अपडेट करना चाहिए। 5 बजे का स्टेटस दिखा रहा है फ्लाइट का स्टेटस, मतलब इतना अनप्रोफेशनल क्या है? हम लोग घर से नहीं आते, हम 6 बजे आते।
इतना जल्दी क्यों बुला लिया हमको? 11 बजे की फ्लाइट थी हमारी, 2 घंटे पहले आने को बोला था। हमको लगा इतने सारे प्रोसीजर्स है, थर्मल स्क्रीनिंग और ये सब, तो हम 3 घंटे पहले आए, 8 बजे आए थे एयरपोर्ट। अभी 3 बजा है तब जाके एयरपोर्ट पे हमको ये बोर्डिंग पास मिला है, और फ्लाइट है हमारी रात के 10 बजे। सुबह 8 बजे के आया हुआ बंदा, 12 घंटे से ज़्यादा हमको वेट करना है। एयरलाइन ने हमको प्रायर कोई वो नहीं बताया कि कैंसिल हो गई। एयरपोर्ट आए हैं तब तक दिखा रहा था फ्लाइट शेड्यूल्ड है। अभी हम यहाँ पर आए हैं, फ्लाइट शेड्यूल्ड थी, और यहाँ पे आके पता लग रहा है फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। हमारी बैंगलोर, हैदराबाद सारी फ्लाइट्स कैंसिल्ड है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला 25 फ्लाइट चलेंगी। 25 फ्लाइट कौन सी चलेंगी, कोई लिस्ट नहीं मिली हमको कहीं से भी, और हमको एयरलाइन ने भी नहीं बताया कि फ्लाइट्स कैंसिल होगी क्या होगी। सो हम लोग आए हैं अराउंड 12 बजे के करीब हम लोग आए हैं, एंड 12 बजे पहुंचते ही हमको पता चला दैट कि 1 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद उन्होंने बोलते कि दैट कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है एंड फ्लाइट रीस्केड्यूल होकर 10 बजे की हो गई है। सो हमने बोला कि रिक्वेस्ट किया कि हमें अंदर जाने दें, बट वो मना कर रहे हैं कि हम अंदर नहीं जाने दे सकते, तो हम कहाँ जाएँ? कोई नोटिफिकेशन नहीं आया एयर इंडिया के थ्रू, कुछ भी अपडेट नहीं कि फ़्लाइट कैंसिल हुई है, रीस्केड्यूल हुई है। नाउ द थिंग इज़ उन लोगों ने कैंसिल कर दिया है। उनका एक फ़्लाइट 10 o'clock जा रहा था, हमें ये बोला जा रहा है कि रीस्केड्यूल कर रहे हैं, एंड एक्चुअल में ये क्लब कर रहे हैं। जो आपका 5 PM का फ़्लाइट था वो 10 PM में के फ़्लाइट में सारे पैसेंजर्स को शिफ्ट करके देन एक फ़्लाइट में भेज रहे हैं। मुझे हरदीप पुरी से थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। अगर फ्लाइट्स ठीक से चला नहीं सकते थे तो शुरू करने की क्या जरूरत थी? ऐसा तो है नहीं कि प्लानिंग के लिए टाइम नहीं मिला। पहले दिन तो कम से कम शेड्यूल बेहतर होता। रेलवे ने 40 लाख लोगों को पहुंचाया है। बहुत कम इंस्टांसेस हैं, वो भी बाद के दिनों के हैं, जब एक एक दिन में 300-300 ट्रेन चल रही थी तब गड़बड़ हुई। पहले ही दिन 600 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो जाएं, इसका कौन जिम्मेदार है? आज के वक्त में जैसा मैंने कहा, एयरपोर्ट पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। जिसको जो साधन मिला, जैसे मिला, उससे वो एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश की और फिर वापस घर जाने की कोशिश। आजकल फ्लाइट्स में हर तबके के लोग सफर करते हैं। एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसे जोड़कर हवाई जहाज का टिकट लिया था, फ्लाइट कैंसिल होने के बाद भी रिफंड नहीं मिला था। ऐसे लोग मुश्किल में फंस गए। उनके पास तो घर वापस जाने के पैसे भी नहीं थे। वो पैसे वापस मांग रहे हैं, लेकिन एयरलाइन वाले कह रहे हैं कि रिफंड अभी नहीं मिलेगा, जब अगली बार सफर करोगे तो ये पैसा एडजस्ट हो जाएगा। पहले तो हम लोग सरकार की तरफ से ट्रेन रेल दिया गया था, वहाँ तो 3 दिन 4 दिन लाइन लगा के धूप में खड़ा होकर हम लोग गांव जाना चाह रहे हैं, वहाँ भी नहीं मिल रहा है ट्रेन। कभी क्या रद्द हो गया, कभी कुछ हो गया। उसके बाद हम लोग गाँव से पैसे मंगाया हमने, प्लेन की फ्लाइट की टिकट लिया हम लोगों ने कलकत्ता के लिए। टिकट शाम को 6:55 के है, वो फ्लाइट रद्द है, तो इसके लिए पैसे रिटर्न मांग रहे, तो वो कह रहे हैं नहीं, रिटर्न नहीं मिलेगा, इसके बदले आप कभी भी जा सकते हैं। तो हम मर जाने के बाद जाएंगे क्या गाँव? आने जाने के लिए 4000 रुपये खर्चा है। इतना खर्चा अभी लॉकडाउन में कौन उठाएगा? काम धंधा पूरा बंद है, इतना खर्चा कौन उठाएगा बोलिए? हम लोग दिवस है, हम दिवस रिटर्न जाने के लिए भी पैसा नहीं, हम छोड़ने का नहीं है, कैंसिल करने का है। तो पहले से टिकट बुकिंग क्यों दिखाया? टिकट बुकिंग नहीं करना चाहिए ना, दिवस हम नहीं देना था। 3,000 रुपये भाड़ा दे के आए हैं यहाँ पर। और ये कहाँ की फ्लाइट है? मुंबई से? मुंबई से कलकत्ता की है। सबसे मेन बात है, हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे? जहाँ दिवस आए हैं, वहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है हम लोगों को। अभी कैसे जाए? हम लोग के पास इतना पैसा भी नहीं है। अगर 1-2 राज्यों की बात होती ना, सिर्फ महाराष्ट्र में गड़बड़ हुई या पश्चिम बंगाल में लास्ट मिनट पर फैसला हुआ, तो बात समझ में आती। आंध्र प्रदेश में यहां से फ्लाइट सर्विस शुरू नहीं हुई। यहां कल से विजयवाड़ा और वाइजैक पर एयरपोर्ट पर लिमिटेड फ्लाइट चलेगी। तेलंगाना में 30 एयरक्राफ्ट को क्लियरेंस मिली। इस चक्कर में जिन लोगों की फ्लाइट कैंसिल हुई वो फंस गए, क्योंकि बहुत दिन से यात्री तो एक दिन पहले एयरपोर्ट पहुंच गए थे। किसी को असम जाना था, किसी को कहीं और जाना था। जब एयरपोर्ट पर एंट्री नहीं मिली तो किसी ने बस स्टैंड पर रात बिताई, कोई खुले आसमान नीचे सो गया। लेकिन आज सुबह जब फ्लाइट बोर्ड करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे और पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई, तब इन लोगों का क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 5:30 में हमारा फ्लाइट था, लेकिन 5:30 में हमारा फ्लाइट था कैंसिल कर दिया। दोबारा हम चेन्नई भाया होकर दोबारा टिकट बुक कर पाया, लेकिन वो भी कैंसिल कर पा दिया। अभी हम एयरपोर्ट में चला आया, एयरपोर्ट में कोई रेस्पॉन्स नहीं देता हमको इंडिगो ने।
इंडिगो ने बोल रहा है कि आप लोग कस्टमर केयर में फ़ोन कीजिए। हम तो रात भर एयरपोर्ट लॉस से रात भर कस्टमर केयर को फ़ोन कर रहे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। अभी स्टाफ को पूछा है हम क्या करेगा, कहाँ जाएगा, हम घर कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, हम तो अभी कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जो कुछ लेके आए वो सब खत्म हो गया, अभी क्या करना है। उस लोगों को कोई रिस्पॉन्ड नहीं रहता है, उस लोग चला जाता है अंदर में, हमको अंदर में घुस नहीं रहता है। हम अभी क्या करना चाहिए। रात में 2 बार बुक करा इंडिगो फ्लाइट, एक बार हैदराबाद टू कोलकाता, कोलकाता टू असम, ये भी कैंसिल हो गया। एक बार करा है हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू असम गुवाहाटी, ये भी कैंसिल हो गया। उन लोग को आया, हम लोग को पूछा है इंडिगो ये ऑपरेटर को पूछा, उन लोग बोला वो ऐसा नहीं होता है, कैंसिल हो गया, असम गवर्नमेंट कैंसिल कर दिया। अरे कैंसिल कर दिया तो आप लोग क्यों बुकिंग करने खोला दिया है? बुकिंग करेगा तो हमारा क्या फायदा होता है? अभी रूम छोड़ के आया, लॉस छोड़ के आया, कोई आदमी किधर जाएगा, इधर किधर रहेगा, नींद भी नहीं मरता है, खाना भी नहीं खाता है, किधर कोई दुकान भी नहीं खुलता है, क्या खाएगा हम लोग, कैसे रहेगा इधर? कल मॉर्निंग को पहुंचा है, कल मॉर्निंग 6 बजे पहुंचा है तो गेट में रुका दिया, अंदर जाने नहीं देगा बोला। तो हम लोग किया क्या, वो वहाँ पे जो पेट्रोल पंप है हाईवे के किनारे, वो पेट्रोल पंप के सामने बस स्टॉप है, वो उसमें पूरा दिन गुजार कर लिया। तो शाम को आया, शाम को आने के बाद यहाँ पे घुसने नहीं दिया, एयरपोर्ट में घुसने नहीं दे रहे। तो पार्किंग में जो जगह है बस स्टॉप में, वो वहाँ पे हम लोग रुका तो 10:30 बजे 11 बजे ऐसा ही हम लोग को SMS है क्या 2 बार कैंसिल होने का SMS आया है। लोग 2 महीने से घरों में बंद थे। जो फ्लाइट लिया नहीं आया वो किसी मजबूरी में ही आया होगा। लोग कोई अभी शौक या उड़ान नहीं भर रहे, लेकिन हर एयरपोर्ट पर इसी तरह की अफरा तफरी। बेंगलोर का हाल आपको दिखाएं, यहाँ चेन्नई, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, गोवा, इंदौर, हैदराबाद, मुंबई, विजयवाड़ा और जयपुर जाने वाली 70 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। इसकी वजह थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन जारी कर दी गई थी। असल में कर्नाटक सरकार ने एयर ट्रेवलर्स के लिए सख्त नियम बनाए। अगर कोई भी फ्लाइट से कर्नाटक आएगा तो उसे मैंडेटरी क्वारंटीन में रहना होगा। सरकार खुद उसे क्वारंटीन सेंटर में रखेगी। अगर कोई पैसेंजर दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे कोरोना हॉटस्पॉट से आता है या फिर गुजरात या राजस्थान से आता है, तमिलनाडु से आता है, तो उसके लिए 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी होगा और इसका खर्च पैसेंजर को उठाना पड़ेगा। टेस्ट नेगेटिव आया तो फिर घर में 7 दिन आइसोलेशन रहना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, अगर कोई आदमी बेंगलोर 2 दिन के काम के लिए जा रहा है और उसे 7 दिन अपने खर्चे पर क्वारंटीन में रहना होगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? ऐसी पाबंदियों का विरोध हुआ। यात्रियों का कहना था कि अगर वो सारी जांच करवा के एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं तो फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का क्या मतलब? और दूसरी बात है कि वो पहले से किसी शहर में फंसे थे, अब घर जाना चाहते हैं, तो फिर इस तरह की पाबंदी क्यों? इसके बाद एक और मुसीबत हुई। केंद्र सरकार में मंत्री सदानंद गौड़ा आज दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे, लेकिन उन्हें न रोका गया। वो सीधे अपनी कार में बैठे और घर के लिए रवाना हो गए। मंत्री जी के इस व्यवहार पर जमकर बयानबाजी हुई। हालांकि बाद में सदानंद गौड़ा ने सफाई दी। उन्होंने कहा वो सरकारी काम के सिलसिले में बेंगलुरु आए थे और उन्होंने सफर से पहले सारे जरूरी प्रिकॉशन लिए थे, इसलिए उनके लिए क्वारंटीन का रूल लागू नहीं होता। बाकी लोगों के साथ मुझे भी 14 दिन के लिए क्वारंटीन में जाने के लिए कहना कहां तक सही है? इतने दिनों में मैंने किसी के साथ कोई संपर्क नहीं रखा। आज महाराष्ट्र में कई पुलिस कर्मियों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते मैं किसी भी जोखिम को उठाते हुए जन सेवा करना चाहता हूं। ये मेरा मकसद है। अगर मैं नियमों की अनदेखी करने वालों में से होता तो स्पेशल फ्लाइट से बेंगलुरु आ सकता था। पिछले दिनों में कई स्पेशल फ्लाइट्स चली हैं। मैं चाहता तो उसमें भी आ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सामान्य सेवा शुरू होने का इंतजार किया। मैं निजी स्वार्थ के लिए पद का दुरुपयोग करने वालों में से नहीं हूँ। मंत्री महोदय कुछ भी कहें, सदानंद गौड़ा को या तो फ्लाइट पकड़ के जाना नहीं चाहिए था, अगर गए थे तो उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए था, उन्हीं नियमों का पालन जो बाकी लोगों के लिए हैं।
मंत्री और जनता के लिए अलग अलग कानून कायदे नहीं हो सकते। अगर सदानंद गौड़ा को मंत्री होने के नाते कोई मजबूरी थी, इमरजेंसी थी, सरकारी काम था, तो वो स्पेशल फ्लाइट लेकर आ सकते थे, चार्टर फ्लाइट लेकर अकेले आते, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वैसे भी मैं कहूंगा कि संकट के दौर में मंत्रियों से अपने आचरण से उदाहरण पेश करने की जरूरत महसूस होती है। अगर वो सरकारी काम से गए थे तो घर में रुकने के बजाय सरकारी गेस्ट हाउस में रुकते, क्योंकि घर जाने से उनके परिवार वालों को खतरा हो सकता है। हालांकि ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा यह है कि सियासी चक्कर में जो आम लोग परेशान हुए, वो बड़ी बात है। और अगर मंत्री ऐसे उदाहरण पेश करेंगे तो लोगों को अपनी दिक्कत और ज्यादा लगती है। हरदीप पुरी ने, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने गुरुवार को ऐलान किया था कि देश में 25 मई से एयर ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। सभी तैयारियां पूरी हो गई है, यह दावा किया था। राज्य सरकारों से बात कर ली है, यह भी कहा था। लेकिन अगर आखिरी वक्त में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच गड़बड़ हुई, नए नियम बने, फ्लाइट शेड्यूल हो गई थी, उसके बाद टिकट बुक हो गए थे, उसके बाद नए रूल बने, तो हवाई सेवा शुरू करने से कुछ राज्यों ने इनकार कर दिया, तो क्या किया जा सकता था। लेकिन पैसेंजर्स को यह बात सही वक्त पर कम्युनिकेट हो जाए, यह बड़ी बात थी। क्योंकि अगर फ्लाइट कैंसिल की गई तो लोगों का पैसा तो कम से कम वापस होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। क्योंकि हवाई जहाज से कम लोग सफर करते हैं, लेकिन एक ट्रेन से एक बार में 1,500 से 2,000 तक लोग सफर करते हैं। हर रोज 200 से ज्यादा ट्रेन चल रही हैं। इसके बाद भी ट्रेन पर चलने वाले मुसाफिर भी परेशान हैं। और परेशान क्यों हैं? क्योंकि यहां भी सियासत घुस गई है। राजनीति के चक्कर में गर्मी में भूख से, प्यास से रोते बिलखते लोग हैं। ट्रेन से अपने घर जाने की उम्मीद में स्टेशन पहुंचते हैं और पता चलता है कि ट्रेन नहीं जाएगी, ट्रेन कैंसिल हो गई। तो ये लोग रोने लगे, क्योंकि वापस नहीं जा सकते थे और आगे जाने के लिए ट्रेन थी नहीं। इन लोग की बात सुनेंगे तो आपकी आंखें भर आएगी। ये लोग सिर्फ इसलिए परेशान हुए क्योंकि ट्रेन चलाने को लेकर महाराष्ट्र में सियासत होने लगी। महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार पर उंगली उठा रही थी और रेलवे मिनिस्टर कह रहे थे कि रेलवे जितनी चाहे उतनी ट्रेन देने को तैयार है, हमारे पास तो ट्रेन खाली पड़ी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ट्रेन की लिस्ट नहीं दे रही और न मुसाफिरों की लिस्ट दे रही है। इस चक्कर में दिक्कत हो रही है। इस मामले में हमने रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल से बात की, उनकी पूरी बात मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं, आज बांद्रा टर्मिनस पर करीब 3,000 लोग पहुंचे। पता चला कि ये लोग मुंबई से हावड़ा जाना चाहते थे। सबके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, हेल्थ सर्टिफिकेट था, लेकिन अचानक उन्हें बताया गया कि आज पश्चिम बंगाल के लिए कोई ट्रेन नहीं जाएगी। पता किया तो बताया गया इन लोगों को पुलिस ने फोन करके मैसेज देकर बुलाया था। ट्रेन के लिए लाइन लगवाई थी, चेकिंग हुई, लेकिन लास्ट मिनट पर कहा पश्चिम बंगाल सरकार ने अब पश्चिम बंगाल में ट्रेन की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है, इसलिए कोई ट्रेन पश्चिम बंगाल नहीं जाएगी। ये सुनने के बाद घर पहुंचने की उम्मीद में पहुंचे मजदूरों का दिल टूट गया। लोग रास्ते में फूट फूट कर रोने लगे और पुलिस भी क्या करती थी। सिचुएशन खराब ना हो इसलिए बसों को लगाया और मजदूरों को उनमें बैठाना शुरू कर दिया, लेकिन मजदूर अब लौटना नहीं चाहते। उनका कहना है वो तो अपना सारा सामान बांध कर आए हैं, मकान खाली कर दिया, मकान मालिक से हिसाब कर दिया, अब वापस कहां जाएंगे। उन्होंने कहा वो तो वहीं रहेंगे। कुछ परिवार ऐसे थे जो ममता सरकार से बेहद नाराज दिखाई दिए। उनका कहना था अगर ममता सरकार को मजदूरों की चिंता नहीं है तो फिर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आप सभी ध्यान दें, आपको अगले ट्रेन में चांस मिल जाएगा। ये जो 11 बजे वाला ट्रेन जो है वो कैंसिल हो गया है। आप शांति से एक लाइन से फिर से घर से जाना है, आपको दोबारा इंटीमेट किया जाएगा। अभी कोई ठिकाना नहीं है मेरे पास, कोई ठिकाना नहीं है। रूम छोड़ के आए हैं, कोई ठिकाना नहीं है मेरे पास। नहीं, ऐसा कोई
कोई कुछ भी नहीं बोला है। हम लोग कोई कुछ भी नहीं बोला है। एसोसिएशन इन्होंने क्या किया, वहाँ से मैसेज आया कलकत्ता से कि आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई, लेकिन अचानक पता चला। अब भी अचानक पता चला। हम अचानक ही पता चला। हम लेकिन लोग पूरी रूम छोड़ ममता के जी, आते। हेलो, अगर पहले से रूम पूरा छोड़ दिया, अभी रहने का कोई ठिकाना नहीं है हमारे पास, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे अभी कहाँ काफी लोग जाएंगे हम हम लोग? लोग के पास रहने का जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है इनको। ये काफी लोग मेरे पास आ इनके पास चुके हैं। काफी समस्या आ रही है। इनके पास काफी समय से हम लोग का यहाँ पे लाइन दे रहे हैं, काफी समय से फॉर्म कैंसिल हो चुका है। भाई आज आपकी ट्रेन है। जी, तो कुछ मतलब खाने पीने की चीजें कुछ है? अभी कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग 2 महीने से लाइन लगा के जो खाना मिलता है ना, वो से हम लोग खाना खा रहे हैं। अगली ट्रेन में आप लोगों को भेजा जा सकता है अगर जगह होगी तो आप लोग यही रुकने वाले तब तक? ऐसा कुछ बोला नहीं है, पर हमारा ठिकाना ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? इधर ही रुकना पड़ेगा। ये वहाँ की सरकार को सोचना चाहिए कि लोग किस तरीके से प्रॉब्लम में है। ममता को सुधरना चाहिए, अभी सुधरना चाहिए। बहुत हो गया ममता बनर्जी को, बहुत हो गया। हम लोग बहुत सह लिया, बहुत दिनों से सह रहे, अभी सुधरना चाहिए। उसको कोलकाता को सुधरना चाहिए, नहीं तो अगर सुधर नहीं सकते ना, खुद को रिजाइन करना चाहिए। जो लोग आज ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे थे, उनमें ज्यादातर ऐसे ही थे जो किसी तरह सारी जमा पूंजी खर्च करके सारा सामान बांधकर स्टेशन पहुंचे थे। लौटना पड़ेगा इसकी न उम्मीद थी न कोई गुंजाइश। ये लोग मकान खाली करके आए थे, किराया दे करके आए थे, और जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो स्टेशन पहुंचने में खर्च हो गया। अब पुलिस ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वापस चले जाओ, जब ट्रेन जाएगी तब फिर बुलाएंगे। लेकिन पुलिस वालों को क्या पता कि अब इन मजदूरों का कोई ठिकाना नहीं है, कहां जाएं, कहां रहें। बहुत तकलीफ है, गुस्सा है। मेरा खाना का पैसा नहीं है, क्या करूंगी मेरे समझ में आता। जो रूम पे था ना, वो रूम पे हम उतार दिया। मेरा पैसा जो लॉकडाउन से ना, इधर से लॉकडाउन से मैं 10,000 था, 7 से पूरा खर्चा हो गया। मेरा पास पैसा भी अभी नहीं है। तो पूरे पैसे लगाकर आप यहाँ आए थे? हाँ, तभी घर से कैसे जाऊंगी? जो फिर ट्रेन देगा वो जाएगा, नहीं देगा तो नहीं जाएगा। हाँ, क्या करूंगी? पैसे हैं आप लोगों के पास? सारे पैसा कोई कुछ भी खाने पीने का पैसा नहीं है, क्या करूँ? क्या करूँ? मकान भी छोड़ दिया। मकान भी वो मकान वाला निकल जाएंगे तो घुसने नहीं देंगे। मकान वाला घुसने नहीं दे रहा है। तब क्या करूँ? हम लोग कहाँ जाओ? हम लोग को मार डालो। मार तो है। हम लोग का अभी आप लोग मार डालो, वो अच्छा रहेगा। पैसा नहीं दे रहे, खाने का कुछ नहीं है, कैसे जाएगा? हम लोग इतना परेशानी रात भर कलकत्ता जाएगा। हाँ, रात भर हम लोग कहना चाहेंगे सरकार की नीति से जो अचानक हमको घर भेजो बस। हमारा ममता बनर्जी वो तो घर लाने के लिए बुला रहा है। उसको बोलो कि हमको घर भेजो बस। तो अभी आपके पास पैसे हैं घर जाने के लिए? नहीं। तो अभी आप यहीं रहने वाले हैं? हाँ, अभी घर भेजने बोला कि कलकत्ता के लिए गाड़ी है, इसलिए हम लोग आए। बोलो देखो मैडम, देखो पैसे देखो, भाई देखो, 500 रुपया है और नहीं है, तुम थोड़ा देख लो। मैं कहाँ से क्या करूँ? सारा रात जगह है। एक गाड़ी आज बार टुकन दिया, फिर गाड़ी वापस आ गया, फिर अभी ये 50 रुपए में हम खाते निकल जाएगा। देखो मेरा घर बंगाल में तो घर टूट गया, तूफान हुआ, इसके वजह से तूफान में मेरा घर टूट गया। मेरा घर वाले कोई है नहीं, तो क्या करूँ? मेरा घर वाले कितना परेशान होगा। हाँ, ममता बनर्जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। असल में मजदूरों को ये नहीं पता कि इनकी ट्रेन अब 15 जून तक नहीं जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने रेलवे मिनिस्ट्री से साफ साफ कहा कि अम्फान तूफान के कारण भारी तबाही हुई है, इसलिए राज्य सरकार का फोकस फिलहाल हालात को ठीक करने पर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अब तक मजदूरों को लेकर 3000 से ज्यादा ट्रेन चल चुकी हैं, लेकिन ट्रेन को लेकर मजदूरों की परेशानी की खबरें सिर्फ मुंबई से आती हैं। ये कंफ्यूजन सिर्फ मुंबई में होता है। उद्धव ठाकरे का इल्जाम तो यह है कि मजदूरों को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री महाराष्ट्र को ट्रेन देने में सौतेला व्यवहार कर रही है। उनका कहना है कि 80 ट्रेन मांगी गई थी, कल सिर्फ 40 मिली। अब सरकार क्या करे, मजदूरों को कैसे वापस भेजे? ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि मैंने रेलवे मिनिस्टर की बात सुनी है, पीयूष गोयल की बात सुनी है। वो कहते हैं कि हम एक दिन में 300 ट्रेन चलाने में सक्षम है। पीयूष गोयल ने ट्वीट करके स्थिति को साफ भी किया, लेकिन ग्राउंड पर आज फिर वही कंफ्यूजन। और ये कंफ्यूजन पहले 2 बार हो चुका है। क्या 2 बार इसी तरह होने से पुलिस ने, सरकार ने, प्रशासन ने कोई
सबक नहीं सीखा। अब पिछली बार की तरह इस बार भी पुलिस ने मैसेज भेजकर मजदूरों को स्टेशन बुलाया, स्क्रीनिंग की, लाइन में खड़ा किया और फिर कहा कि ट्रेन कैंसिल हो गई है, कोई ट्रेन नहीं जाएगी। मुझे लगा हकीकत सामने आनी चाहिए, तो मैंने हमारे संवाददाता हैं देवेंद्र पाराशर, उनसे कहा कि रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल से मिले, उनसे बात करें, पूछें ये कंफ्यूजन क्यों है। और पीयूष गोयल ने जो बताया वो वाकई में आंखें खोलने वाला है। मुसीबत के दौर में ऐसा होना तो नहीं चाहिए, इस तरह की सियासत होनी तो नहीं चाहिए। कि मैं लगातार उनके अधिकारियों के साथ, चीफ सेक्रेटरी, उनके नोडल ऑफिसर्स, यहाँ तक कि माननीय शरद पवार जी के साथ कई बार दिन में चर्चा होती थी, लगभग रोज ही चर्चा होती थी। जब जब उनको कुछ हेल्प चाहिए थी हम तट पर रहते थे, कुछ हमारी रेलवे को तकलीफ आ रही होती थी तो हम फोन करते थे। यहाँ तक कि रात को 1-1, 2-2 बजे उनके नोडल ऑफिसर, जिनसे मुझे कोई जरूरत नहीं थी करने की, वो मुझे डायरेक्ट फोन करते थे और मैं चीफ सेक्रेटरीज को दूसरे प्रदेशों के उठाता था कि भाई ये रिजॉल्व करो और गाड़ियों को जाने दो। मुझे पता नहीं उनको क्या हुआ, सडनली कल उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि 80 ट्रेन मांगते हैं और 30-40 ही मिलती है, जो एकदम सरासर गलत था। तो मुझे लगा अच्छा रहेगा कि हम स्पष्टीकरण कर दें। वास्तुस्थिति ये है कि 65 गाड़ियां अभी तक जो शेड्यूल हुई लगी, उस पे ये पैसेंजर ही नहीं ला पाए। कल के दिन भी 5 बजे से हमारे अधिकारी इनके पीछे पड़े थे कि लिस्टें दो, हमें प्लानिंग करनी है। रेल तो ऐसा नहीं है कि भाई अभी बोलो और 1 घंटे में खड़ी हो गई। आपको रेलगाड़ी अरेंज करनी है, रूट बनाना है, खाने पीने का अरेंजमेंट करना है, आरपीएफ को तैयार करना है, मेंटेन करना है रेक को, पूरा ऑपरेशनल एक लंबा चौड़ा तामझाम है। खैर 5 बजे नहीं आई, 6 बजे नहीं आई, 7:30 बजे मुझे ट्वीट करना पड़ा कि भाई 1 घंटे भर में 2 हम प्लान कैसे करें। नहीं आई, शायद 2 बार और मैंने किया, 12:30 बजे भी नहीं आई थी। उसके बाद जाके 46 ट्रेनों की एक सूची आई लिस्टों के साथ पैसेंजर की। 46 में 5 ट्रेन थी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की, वहां एम्फैन के कारण जा नहीं सकती है। रह गई 41, उसमें केरल के लिए इन्होंने डेटा पूरा ठीक से नहीं दिया था। केरल ने कहा ई पास वगैरह नहीं हो, ट्रेन नहीं आने देंगे, तो कहीं लोग आ जाएं तो फिर मारामारी होगी, ट्रेन नहीं जा सके। पश्चिम बंगाल ट्रेन लेने को तैयार नहीं है, उसने कह दिया भाई 15 जून तक हम लेंगे ये ट्रेनें। तो पश्चिम बंगाल की ट्रेनें इनको पश्चिम बंगाल के साथ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि उनकी कोई तैयारी है नहीं। आज भी थोड़ी देर पहले मैं पूछ रहा था, कुछ डिटेल्स आई हैं ट्रेनों की, 40 है या 45 है, पता नहीं, अभी कुछ वो लोग चेक कर रहे हैं। अभी आई है, हम कब से मांग रहे हैं। और बाकी ऐसा पैसेंजर डेटा डंप कर दिया है कि आप खुद सॉर्ट आउट करें। रेलवे बैठ के कैसे तय करेगा किस पैसेंजर को कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी में जाना है, किधर स्टॉपेजेस चाहिए गाड़ी को। तो मैं समझता हूँ उनकी पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, कोई उनको पता नहीं है। और एक अनाप शनाप आरोप लगाना, टीवी पे बोल देना कि केंद्र सरकार का सहयोग नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके बाद पीयूष गोयल ने एक और बड़ी बात कही, कहा कि हम मजदूरों को जल्दी से जल्दी घर भेजना चाहते हैं, पूरी ताकत इसमें लगाना चाहते हैं, और वो जहां भी फंसे हों। पीयूष गोयल ने कहा कि रेल मजदूरों को 3 से 4 दिनों में उनके घरों तक पहुंचा सकती है, लेकिन डेटा तो चाहिए, उनका नाम, उनके नंबर तो चाहिए, किसे कहां जाना है ये तो पता होना चाहिए। हमारी तो ट्रेनें खाली पड़ी हैं, हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी लोग पहुंचे। आपको ध्यान होगा 10 दिन पहले तो मैंने कहा था कि देश के 700 जिलों में कोई जिले से जहां मेन लाइन स्टेशन है, अगर कोई लोग आपको रास्ते में भी मिले, उन सबको मेन लाइन स्टेशन के नजदीक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के ऑफिस में ले आओ, सूची बना के बता दो किसको किधर जाना है, हम वहां से ट्रेन अरेंज करके ले जाएंगे। ऐसे हमने झांसी से, आगरा से, गाजियाबाद से कितनी ट्रेनों में लोगों को भेजा है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि महाराष्ट्र ठीक से सूची नहीं दे पा रहे, कहाँ जानी है ट्रेन, कितने स्टॉपेज करना है, कौन पैसेंजर किस ट्रेन में जाएगा, और ये डेटा के बगैर जिस राज्य में जाएंगे वो उनका क्वारंटाइन कैसे अरेंज करेंगे, वो उनको जो मानदंड देना है वो कैसे देंगे,
वो उनके लिए बस कैसे अरेंज करेंगे, उनको किस गांव में कितने लोगों को लेके जाना है उनको कैसे मालूम पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र को थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द चीजों को नियंत्रण में लाएं। कल भी उन्होंने कुछ 157-160 ट्रेनें बताई। कल सुबह हमने पूछा था सभी राज्यों को कितनी ट्रेनें चाहिए, तो 900-950 ट्रेनें चाहिए पूरे देश में, जो हम 3 दिन में 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर एप्लीकेशन डेटा तो चाहिए जिसके आधार पे उनको हम ट्रेन प्लान करके उनको पहुंचा सकें। सबसे ज्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं जो अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज्यादा ट्रेनें चलवाई हैं। पीयूष गोयल ने इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपी में 1000 से ज्यादा ट्रेन चल चुकी हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। बिहार के साथ भी अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि ये दोनों सरकारें बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं। हमारे हिसाब से तो देश में सभी जगह जानी चाहिए गाड़ियां, लेकिन अब केरल ने अपने कुछ कंडीशंस लगा दी, पश्चिम बंगाल ने रोक लगा दी। अब उसका तो रेलवे तो मात्र साधन दे सकता है। रेलवे एक राज्य, और पहले तो वास्तव में महाराष्ट्र के लिए मैं एक राज्य सरकार से भी बात कर करके परमिशन दिलवा रहा था, और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी का और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी का, कि वो रात को लेट तक मेरे फोन लेते थे, 11 बजे 12 बजे जो सहयोग चाहिए था देते थे, और उन्होंने बहुत मदद की जिससे आज लगभग 1000 से अधिक ट्रेनें बिहार जा सकी हैं। लगभग आधी ट्रेनें जो कुल 3050 गई हैं उसमें से शायद 1300-1400 ट्रेनें उत्तर प्रदेश जा चुकी हैं। ये वास्तव में 1356 ट्रेनें उत्तर प्रदेश गई हैं, 1071 ट्रेन बिहार गई हैं। ये वास्तव में दोनों मुख्यमंत्रियों ने बहुत सहयोग दिया जिसके कारण उनके लोग घर तक पहुंच पाए। उन्होंने अपने प्रदेश के लोगों को अपनाया, उनकी चिंता की और एक प्रकार से एक मिसाल कायम की कि कैसे प्रवासी मजदूरों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे उनकी चिंता हो। पीयूष गोयल की बात सही है कि बिना डेटा के, बिना प्लानिंग के ट्रेन कैसे चलाई जा सकती है। रेलवे को यह तो पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के मजदूरों को कहां भेजना है, कौन से राज्य में कितने लोग जाएंगे, कौन से जिले में जाएंगे, किन किन स्टेशन पर ट्रेन को रुकना होगा। अगर यह नहीं पता होगा तो ट्रेन चलेगी कैसे। और दूसरी बात है कि नॉर्मल टाइम नहीं है, देश में कोरोना का संकट है। जिन राज्यों में ट्रेन पहुंचेगी वहां भी क्वारंटीन में रखने का इंतजाम तो करना होगा। मजदूरों को स्टेशन से ले जाने का इंतजाम, बसों का इंतजाम करना होगा, और ये सब बगैर प्लानिंग के, बगैर डेटा के नहीं हो सकता। ये सोचकर दुख होता है कि ट्रेन अवेलेबल है, खाली खड़ी है, लोग डेस्परेट हैं, घर जाना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में प्लानिंग ठीक से नहीं हो पाई, इसलिए लोग इतने परेशान हैं। रेलवे स्टेशन पर जाकर उन्हें वापस जाना पड़ता है, इसलिए परेशान है। और इसी तरह पश्चिम बंगाल में अब तो चलिए ये कह सकते हैं कि तूफान की वजह से सरकार की परेशानी बढ़ गई, सारा फोकस तूफान से हुई जो बर्बादी है उसको ठीक करने पर है। लेकिन पहले क्या हुआ, 1 मई से लेकर 15 मई के बीच में भी पश्चिम बंगाल ने ट्रेन नहीं मांगी, और आज भी बंगाल में रहने वाले लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे। ममता बनर्जी एक सेंसिटिव चीफ मिनिस्टर हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इस बात पर ध्यान देंगे कि उनके राज्य में रहने वाले मजदूर परेशान हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पर हो या रेलवे स्टेशन पर। उनका ध्यान रखने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि सब मजदूरों के साथ पूरे देश में ऐसा हो रहा है, यह भी समझने की जरूरत है। लाखों मजदूर ऐसे हैं जो अपने घर पहुंच चुके हैं, आराम से पहुंच चुके हैं, खुशी से। रेलवे ने अब तक 3060 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इनमें 40 लाख से ज्यादा मजदूर अपने राज्यों में वापस पहुंचे हैं। सिर्फ बिहार में 1029 ट्रेनों से 15,41,794 मजदूर आ चुके हैं। एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं। आज की बात बताता हूं, आज 119 ट्रेन से
1,96,350 मजदूर बिहार पहुंचे। ये कोई छोटी फिगर नहीं है। बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों से वापस आने वाले लोगों को ठहराने के लिए 15,000 से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर्स बनाए। इनमें 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात है कि वापस आने वालों का सिलसिला नहीं रुक रहा। नंबर ज्यादा है, सारे इंतजाम कम पड़ जाते हैं। अब लोग ट्रेन के जरिए वापस बिहार तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको गांव तक, जिले तक ले जाने के लिए बसों का पर्याप्त इंतजाम नहीं हो रहा। सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब जिन लोगों में सिम्टम्स दिख रहे हैं या जिन्हें बुखार है, खांसी है, उन्हीं को क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। बाकी दूसरे लोगों से कहा जा रहा है अपने घर में चले जाएं और वहां आइसोलेशन में रहें। हालांकि कोई आसान काम नहीं है। अब इससे हुआ यह कि क्वारंटीन सेंटर पर बोझ तो कम हुआ, लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर का मंजर डराने वाला है, क्योंकि बाहर से आया हर व्यक्ति जल्दी से जल्दी अब घर पहुंचना चाहता है। हर कोई बस में सवार होना चाहता है और बसों की संख्या उतनी नहीं है। आज बिहार के मुजफ्फरपुर से जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली है। मजदूर बसों की छतों पर बैठकर यात्रा करने के लिए मजबूर हो गए। स्पेशल ट्रेन से आए थे। स्पेशल ट्रेन में ध्यान रखा गया था सोशल डिस्टेंसिंग का। सरकार ने इनके लिए बसों का इंतजाम भी किया था, लेकिन बसें कम पड़ गई, मिसमैनेजमेंट हुआ और मजदूर बसों में बैठने के लिए टूट पड़े। जिनको जगह नहीं मिली वो बस की छत पर सवार हो गए। ऐसा लगा जैसे पुराना जमाना लौट आया। पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मजदूरों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, लौटने वालों की। इसलिए बसों में चढ़ने के लिए मारामारी के किस्से हर रोज सुनाई देते हैं। कोई डिस्टेंस अब दिखाई दे नहीं रहा है सर। यहाँ पे पूरा लोग ऐसे ही एक भीड़ भाड़ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भेड़ बकरी की तरफ जा रहे हैं। भेड़ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ सर ये सरकार मर गया इधर एक सरकार यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रही है। ये कोरोना एक हटाने की वजह से ये घटा वजह ये बढ़ रही है। कोरोना लॉकडाउन के खुलने का इंतजार कर रहा है। कोरोना का वायरस कभी भी कहीं भी फैल सकता है। इसलिए जब लॉकडाउन में ढील मिली, वापस घर जाने का इंतजाम हुआ, तो और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन ये हो नहीं रहा है। सरकारों ने अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन जो तस्वीरें आपने अभी अभी देखी हैं वो डराने वाली है। ऐसा लग रहा है कि बस के अंदर भी और बस के ऊपर भी हर जगह वायरस बैठा है, जहर है, खतरा है। बिहार में मजदूरों की वापसी के बाद जितनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं वो चिंता की बात है। और यह बात सही कि नीतीश कुमार ने शुरू में मजदूरों की वापसी पर थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, पाबंदियां थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने वापस लौटने वाले मजदूरों के लिए इंतजाम भी किए थे। और यह बात सही है कि बिहार में लौटने वाले मजदूरों की संख्या बड़ी है, तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन बताना चाहता हूं कि बिहार से ज्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश में लौटे। यूपी में वापस लौटे 24 लाख मजदूरों के लिए, नंबर देखिए, 24 लाख मजदूरों के लिए योगी आदित्यनाथ ने इस बार तो इंतजाम कर दिए। और योगी ने साफ साफ कह दिया कि मजदूरों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े, उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था की जाएगी। अगर यूपी के मजदूर दूसरे राज्य में जाते हैं तो पहले यूपी सरकार से परमिशन लेनी होगी, जिससे मुसीबत के वक्त में दूसरे राज्य इस तरह यूपी के लोगों को बेसहारा न छोड़ सके। योगी की बात तो ठीक थी, लेकिन इस पर कैसे सियासत शुरू हुई ये मैं आपको बताऊंगा 20 सेकंड के एक स्पॉन्सर मैसेज के बाद। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि अब वो यूपी में रोजगार के ऐसे इंतजाम करेंगे कि मजदूरों को रोजगार की तलाश में घर से दूर न जाना पड़े। कोरोना के संकट के वक्त जो दर्द, जो तकलीफ मजदूरों को झेलनी पड़ी, वो दोबारा फिर कभी किसी को न झेलनी पड़े। ये बात तो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या वाकई में संभव है? योगी ने रोजगार पॉलिसी बनाई है। योगी की नाराजगी इस बात पर है कि मजदूरों ने जिन शहरों को बनाया, जिन राज्यों को चमकाया, उन राज्यों ने मुसीबत के वक्त मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया। शिवसेना के नेताओं ने जब ये कहना शुरू किया कि यूपी में रोजगार नहीं है, इसलिए यूपी के लोग दूसरे राज्यों में आते हैं, महाराष्ट्र में मजदूरों को सम्मान से रखा, अब वो छोड़कर वापस जा रहे हैं, तो उन्हें सरकार वापस भेज रही है, इसमें गलत क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार अपने ही लोगों को वापस लेने में संकोच कर रही है, ये बात योगी को बुरी लग गई। योगी ने शिवसेना के नेता संजय राउत को टैग करके ट्वीट किया कि एक भूखा बच्चा भी अपनी मां को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के रहने वाले हमारे मजदूर भाइयों को वापस न आना पड़ता। योगी के ट्वीट पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों ने, शिवसेना ने, कांग्रेस के नेताओं ने बयानबाजी की। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बाला साहब थोराट ने कहा कि जब मां ने बच्चे को छोड़ दिया तब मौसी ने पाला, इसलिए यूपी सरकार को बोलने का हक नहीं है। हालांकि योगी बयानबाजी के विवाद में नहीं फंसे, उन्होंने नई पॉलिसी का ऐलान किया और पॉलिसी यह है, अब यूपी सरकार एक कमीशन बनाएगी। यह कमीशन मजदूरों के लिए नियम बनाएगा। अगर कोई राज्य उत्तर प्रदेश के मजदूरों को अपने यहां बुलाना चाहेगा तो वहां की सरकार को यूपी सरकार से परमिशन लेनी होगी और अंडरटेकिंग देनी होगी कि मुसीबत के वक्त में मजदूरों को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी की गारंटी लेनी होगी। अब सवाल है कि अगर योगी मजदूरों को रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाने देंगे तो लोग क्या करेंगे? इसका जवाब योगी ने दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब वापस लौटे मजदूरों का पूरा डेटा तैयार किया है। जो जिस काम में माहिर है उसके हिसाब से उसे रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया है कि जो माइग्रेशन कमीशन, जो आयोग अभी गठित करना है, इस आयोग के माध्यम से उनका निर्देश यह है कि सेवायोजन और रोजगार के क्षेत्र में, स्किल मैपिंग के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ऐसे जो श्रमिक और कामगार आए हैं उनकी आवासीय सुविधा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैकेज है, उसका सहयोग कराने के लिए ऐसे जो व्यक्ति आए हैं उनकी अप्रेंटिसशिप करने के लिए, अप्रेंटिसशिप करने के समय ट्रेनिंग भी होगी, उनको कुछ मानदेय भी मिलेगा। इसके साथ साथ विभिन्न विभाग जहां पर मैन पावर की आवश्यकता है वहां रोजगार दिलाने के लिए, और साथ साथ जो हमारे श्रम एवं रोजगार कार्यालय प्रत्येक जनपद में हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं, उन पर डेटा बनवाने और वहां पर डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। देश भर में सबसे ज्यादा मजदूर यूपी में लौटे हैं। करीब 24 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में वापस लौटे हैं। इनमें से 18 लाख मजदूरों को करीब 1200 ट्रेनों से वापस लाया गया, जबकि 6 लाख से ज्यादा मजदूर वहां बस से और दूसरे साधनों से पहुंचे। ये कोई छोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि योगी ने मजदूरों के लौटने के बाद उनके रहने का, खाने का और क्वारंटीन के पीरियड के बाद उनको घर तक पहुंचाने का इंतजाम भी किया। किसी राज्य से वापस आने वाले मजदूरों को रोका नहीं। अपने नागरिकों के साथ किसी भी सरकार से ऐसे ही व्यवहार की उम्मीद की जानी चाहिए। और अब तो योगी ने दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों के लिए रोजगार की प्लानिंग कर ली है। अगर ये हो पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मजदूरों को अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। और इसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ को दूसरे राज्यों के व्यवहार पर नाराजगी है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अपने मजदूरों के लिए उनके दिल में संवेदना है, जो हर राज्य के मुख्यमंत्री के दिल में है। और उम्मीद तो करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में, आज पीयूष गोयल ने कहा कि अगर उन्हें सब राज्यों से डेटा मिले तो 3-4 दिन में सारे के सारे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचा देंगे। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आज पूरे देश में ईद बड़े उत्साह से मनाई गई। मुस्लिम भाइयों ने लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन किया, इसकी कुछ तस्वीरें मेरे पास में हैं जो आपको दिखाऊंगा ब्रेक के बाद। आज पूरे मुल्क में ईद मनाई गई, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मीठी ईद की मिठास थोड़ी कम हुई। अच्छी बात है कि देश भर में मुस्लिम भाइयों ने, बहनों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। ईद की नमाज घर में पढ़ी गई। मस्जिदों में मौलवी के अलावा 1-2 लोग ही मौजूद रहे। ईद के मौके पर लोग गले नहीं मिले क्योंकि कोरोना का खतरा सबके सामने है। दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, लखनऊ हो, पूरे देश भर से इस तरह की तस्वीरें आई। वक्त कम है तो मैं आपको बहुत ज्यादा तस्वीरें नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको बता सकता हूं कि ज्यादातर जगहों पर मुस्लिम भाइयों ने घर में ही रहकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी।
कई शहरों में लोग ईद की नमाज पढ़ने के बाद सड़कों पर निकले, गरीबों को खाना खिलाया, मिठाइयां बांटी, ईदी पीदी। और ये जो चैरिटी के काम किए थे, इसकी डिटेल रिपोर्ट मैं आपको कल दिखाऊंगा। लेकिन इतना जरूर है कि सब लोगों ने आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। आज ईद के मौके पर मैंने अपने जिन मुसलमान दोस्तों से बात की, जिसको ईद की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया, सब ने कहा कि अगली ईद पर रौनक की, सेलिब्रेशन की सारी कसर पूरी कर देंगे। और मैं सारे मुस्लिम भाइयों बहनों की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि पूरे मुल्क में लोगों ने ईद की नमाज के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बजाय घर पर रहकर इबादत की, और ऐसा करके उन्होंने अपनी आलोचना करने वाले के मुंह बंद कर दिए। आज की ईद इस जज्बे के लिए हमेशा याद रखी जाएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि अगली ईद पूरा देश मिलकर मनाएगा, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जश्न के साथ मनाएगा। अब देश भर में एक नई मुसीबत आई है, गर्मी। लू चल रही है, गर्मी पड़ रही है, कई इलाकों में टेम्परेचर 47 डिग्री को पार कर गया है। और देश भर में गर्मी से क्या हाल है, ये मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेक के बाद। आप जानते हैं कि दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में कुछ दिन पहले तक लोग कह रहे थे कि लगता है इस बार गर्मी नहीं पड़ेगी, और अब लोग इतने परेशान हैं, कह रहे हैं कि कितनी गर्मी पड़ेगी। सिर्फ 4 दिन में मौसम बदल गया है। पूरे नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। ज्यादातर इलाकों में टेम्परेचर 44 से 47 डिग्री के बीच है। राजस्थान का चुरू आज देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां पारा 47.5 47.5 डिग्री तक पहुंचा। और मौसम विभाग का कहना है कि रेड अलर्ट है, अभी हीट वेव का पीक आना बाकी है, यानी और गर्मी बढ़ेगी। महीने के आखिर में मौसम विभाग कह रहा है कि थंडरस्टॉर्म आएगा, कुछ राहत मिलेगी, लेकिन आजकल तो कोई राहत नहीं है। दिल्ली में आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था, और कल 46 डिग्री 46 डिग्री होगा, और परसों यानी बुधवार को 45 डिग्री। इसी तरह नोएडा में आज टेम्परेचर 44 डिग्री 44 डिग्री था, और कल 46 डिग्री हो सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जहां महाराष्ट्र में नागपुर सबसे गर्म है, यहां टेम्परेचर 47 डिग्री तक पहुंच गया है। यूपी में आगरा और इलाहाबाद सबसे ज्यादा गर्म रहे। इन दोनों शहरों में टेम्परेचर 46.3 डिग्री रहा। मौसम विभाग का कहना है कि 8 जून तक इसी तरह गर्मी में झुलसना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि सावधानी बरतिए, जरूरी हो तभी घर से निकलें, खूब पानी पीजिए, तभी आप इस गर्मी से बच सकेंगे, कोरोना से बच सकेंगे और हीट स्ट्रोक से बच सकेंगे। क्योंकि कोरोना और गर्मी 2 संकट से हमको लड़ना पड़ रहा है। कोरोना के बारे में तो आपको रोज बताता हूं कैसे हिंदुस्तान लड़ रहा है और कितनी कामयाबी मिली और कितनी मुश्किलें हमारे सामने हैं। लेकिन दुनिया हिंदुस्तान की कोरोना की जंग के बारे में क्या सोचती है? एक बड़ी रिसर्च एजेंसी ने अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के काम करने के तरीके पर रिसर्च की है और रैंकिंग दी है। अब हमारे देश की रैंकिंग क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैंकिंग क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स हैं पंकज भार्गव के पास।